नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप यूपीपीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर वर्ष प्रीलिम्स में लगभग 20 से लेकर के 25 सवाल इस पोर्शन से पूछे जाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि अगर आप पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की किताब से तैयार कर रहे हैं तो पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स या कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स जिनके नाम मैंने आपको बताए थे, ये आपको विशेष रूप से इनको देखना है, विशेष रूप से इन्हीं को आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे जैसे आप जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उनको पढ़ते चलेंगे तो उनके बाद में उन्हीं चैप्टर से जुड़े हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनकी एक कंपाइलेशन करके मैं आपको दूंगा। इसी क्रम में एम लक्ष्मीकांत की किताब के जो प्रारंभिक दो चैप्टर हैं, एक भारत का संवैधानिक विकास और दूसरा चैप्टर है आपका भारतीय संविधान का निर्माण। उन दोनों चैप्टर से जुड़े हुए लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न इस वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन ये आपको देखने तभी हैं जब आपने लक्ष्मीकांत की बुक से ये दोनों चैप्टर्स पढ़ लिए हों। रट्टा नहीं मारना है, केवल एक एक सामान्य तरीके से आपको चीजें देख लेनी है, पढ़ लेनी है। उसके बाद में आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और इतने में आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के दो चैप्टर हैं संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान का निर्माण। इन दोनों से जुड़े हुए क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन यानी चुनावों की बात कर रहा है, और चुनाव किसके हैं? केंद्रीय विधानसभा के। और ये हमसे पूछा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से, इन वर्षों में से कौन से केंद्रीय विधानसभा के चुनाव इस अधिनियम के तहत हुए थे? तो आपको ध्यान रखना है कि 1926 और 1945। ठीक है, 1926 और 1945 के केंद्रीय विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है, जिसमें विकल्प ए और सी के बारे में बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ऐसे कौन कौन से एक्ट हो सकते हैं या कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिससे भारत में जो पाश्चात्य शिक्षा है, वेस्टर्न एजुकेशन है या अंग्रेजी शिक्षा है, उसकी नींव हमको देखने को मिलती है? तो ये तीनों ही ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो 1813 का चार्टर एक्ट हो, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 हो, या प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, ये तीनों ही ऐसे कारक हैं जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, पंडित नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसका संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव का भारत के संविधान के निर्माण पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत बड़ा असर पड़ा था। दूसरा है, उद्देशिका यानी हमारी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इसमें से आप देखेंगे, ये चारों जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कि पंडित नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार भी किया गया था, ये भी बात सही है। और संविधान के निर्माण में इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, असर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमारी प्रियम्बल जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, क्योंकि इसमें भारतीय लोगों के न्याय के बारे में, उनकी स्वतंत्रता के बारे में जो है इसमें बताया गया है, इसमें उद्देशित किया गया है। तीसरा जो है कि भारत के संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं जब हमारी प्रियम्बल स्टार्ट होती है, प्रस्तावना शुरू होती है, तो उसका पहला ही जो कह सकते हैं शब्द है या वाक्य है, वो क्या है? हम भारत के लोग। यानी हम भारत के लोग, हम सभी भारत के नागरिकों ने अपनी प्रस्तावना को या अपने संविधान को क्या किया है? स्वीकार किया है, अंगीकार किया है। तो भारत की जो प्रियम्बल है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये तीसरा कथन भी सही है, संविधान को भारत के लोगों ने ही आदेशित किया है। चौथा वाला है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। आप जानते हैं राज्य का मुखिया किसको माना जाता है? राज्य यहाँ पर देश के संदर्भ में यूज होता है। और राज्य का मुखिया यानी जो संवैधानिक प्रमुख होता है देश का, वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव आप जानते हैं, आप कभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने गए हैं? नहीं गए ना। राष्ट्रपति का चुनाव
अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति जो आपने सुना होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। सभी देश के जो लोग हैं प्रत्यक्ष रूप से उस निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो चौथा वाला ये आपका कथन सही नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो पहला वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, 1, 2, 3, ये तीनों कथन सही हैं, चौथा कथन आपका सही नहीं है। अगला है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा था? तो ये आइवर जेनिंग्स का कथन है। भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो ये बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। कभी कभी हमको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, हम अम्बेडकर जी को ऑप्शन में यहाँ पर चूज कर लेते हैं, लेकिन पहले प्रारूप की बात हो रही है, पहले ड्राफ्ट की बात हो रही है, तो वो बी.एन. राव ने तैयार किया था। इसके बाद में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति यानी रिजल्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुआ। यानी पहला कथन आपसे कह रहा है कि जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसके परिणाम के रूप में, उसके रिजल्ट के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया था। और दूसरा कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उत्पन्न किया। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसमें से आपके एक और दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों ही कथन आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था 22 जुलाई 1947 को अपनाया। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र होता है उसमें 21 तीलियां हैं। और तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। तो ये दोनों कथन जो हैं सही नहीं है, दूसरा और तीसरा। पहला कथन आपका जो है ये सही है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, झंडा है, उसके प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कारण क्या है? इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ से दोनों को देखेंगे, आप जानते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे उसमें जो है उपबंध भारतीय लोगों के लिए दे रखे हैं। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत सारे उपबंध हैं वो बाहर से लिए गए हैं। भाई, गृहीत संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो उपबंध हैं वो बाहर के देशों के संविधानों से लिए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं। कथन तो ये भी सही है, लेकिन ये कथन पहले वाले कथन का कारण या कह सकते हैं उसका एक परफेक्ट रीजन नहीं है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ए और आर दोनों सत्य तो हैं, लेकिन आर जो है यानी जो हमारा कारण है वो पहले वाले कथन का सही रूप में स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऐसे प्रश्न हमको कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर अगर प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आप 7 मार देंगे, क्योंकि आपको पता है पूरी संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें अध्यक्ष को मिला करके 7 लोग थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अंबेडकर की अध्यक्षता में यानी अध्यक्ष को अलग करके प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, अदर मेंबर्स कितने थे? तो वो कितने थे? 6। टोटल कितने थे? 7। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन लिखा इसलिए है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया था? वित्त विभाग किसको दिया गया था? तो 1937 के जो चुनाव हुए थे उसमें वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को दिया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इनको देखिए। पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ठीक है। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है, मुसलमानों के लिए पृथक से यानी अलग से सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1919 के पार्लियामेंटो सुधार जिसको कहा जाता है उसमें की गई थी। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है।
पहला सही है जिसमें प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम में थी। और तीसरा भी सही है जिसमें केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। तो पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही है। भारत परिषद, जिसको इंडियन काउंसिल कहा जाता था, उसकी समाप्ति किसके द्वारा हुई थी, किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो 1935 के अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया था। ये क्वेश्चन आपको तभी देखने हैं जब आप एम लक्ष्मीकांत की किताब से ये चैप्टर एक बार देख चुके हो, ठीक है? उसको एक बार से हल के रूप में पढ़ लीजिएगा, एक बार नजर डाल लीजिएगा उस पर, उसके बाद ही आप इन प्रश्नों को देखिएगा, ठीक है? और जैसे ही अगर आप उस चैप्टर्स को रट्टा मार के नहीं, केवल एक सामान्य नजर से भी देख लेंगे और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को देखेंगे, तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगी, ठीक है? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब इसके बाद में आप ऑप्शन देखिए, यहाँ ब्रिटिश संसद के द्वारा नामित किया गया था? नहीं, नहीं किया गया था ना। संविधान का प्रारूप करने वाली संविधान सभा के जो सदस्य थे, ब्रिटिश संसद के द्वारा उनको नामित नहीं किया गया था, ना ही उनको गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किया गया था, बल्कि उनको विभिन्न प्रांतों की जितनी भी विधानसभाएं थी उनके द्वारा चुना गया था निर्वाचन के फलस्वरूप, ठीक है? तीसरा ऑप्शन आपका सही है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीय लोग अपने देश के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, उसमें हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिए थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद ही थे। अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिक परिषद के उप सभापति किसको बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू 1940 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिक परिषद के उप सभापति थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, जो आपको पहले अभी इससे पहले प्रश्न आया था, ठीक है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान था वो शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है, आप याद रखेंगे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, लागू किया गया। भारत सरकार के द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किसे भेजा गया? यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन में। उसमें मजदूर जो लेबर वर्ग था उसका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि किसको बना करके भेजा गया था? तो NM जोशी, ठीक है। 1919 के ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? NM जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो उसमें आप देखेंगे इनमें से एक भी प्रश्न मैंने ऐसा नहीं लिया है जो कभी पूछा नहीं गया हो, ठीक है। आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो UPPCS का प्रीलिम्स हो या फिर RO ARO का एग्जाम हो, जितने भी अच्छे एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, बार बार ये रिपीट हुए हैं। उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में एक सहमति पाई जाती है, और वो सहमति कौन सी है? मतलब एक कह सकते हैं एक समान लक्षण देखने को मिलता है गांधीवादी विचारधारा में और मार्क्सवादी विचारधारा में, तो वो है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। पहला कथन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 21 वर्ष से अधिक आयु की जितनी भी महिलाएं हैं उनको मत देने का अधिकार या वोट देने का अधिकार दे दिया गया। और दूसरा कह रहा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, यानी भारत शासन अधिनियम में, विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो पहला जो आपका दे रखा है ये गलत है। 21 वर्ष से अधिक की सभी महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था,
दूसरा कथन जो आपका स्टेटमेंट है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में विधानमंडल में महिलाओं को जो है स्थानों के लिए क्या दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था, तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन आपका केवल 2 हो जाएगा। ठीक है। किस स्थान पर भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया? तो मद्रास में, जिसको आधुनिक रूप में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। उसे पूर्व में मद्रास कहा जाता था, तो मद्रास में ही पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1937 में भारत का पहला संघीय न्यायालय स्थापित किया गया, जिसके न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सी नहीं है? यहाँ पर 4 विशेषताएं दे रखी हैं भारत सरकार अधिनियम की। अब इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारत सरकार अधिनियम की नहीं है? ठीक है। तो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये इसकी विशेषता नहीं है। और इसके अलावा देखेंगे कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, और ये क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं, तो ये पहला ऑप्शन सही है। इसके अलावा यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, यानी प्रांतों को एक रूप से क्या दे दी जाए, स्वतंत्रता दे दी जाए काम करने की, उसका कहीं ना कहीं इसमें संकेत आपको देखने को मिला था। इसके अलावा इसने प्रांतीय स्तर पर, ठीक है, यानी स्टेट के लेवल पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। और इस द्वैध शासन प्रणाली जो पहले से ही प्रांतों में मौजूद थी, वो कहाँ पर लागू कर दी गई थी? केंद्र में लागू कर दी गई। तो ये 3 जो है इससे संबंधित कथन है। आपको सही उत्तर के अलावा जो बाकी के ऑप्शन दे रखे हैं वो भी आपको समझते चलने हैं साथ साथ। ठीक है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसका एक बहुत बड़ा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। 1935 के भारत शासन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दे दी जाती है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रावधान हैं वो इसी से लिए गए हैं। 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? मतलब कितने प्रांतों में कांग्रेस ने चुनाव में जीतने के बाद में अपना मंत्रिमंडल स्थापित किया था 1937 के चुनावों में? तो 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन, जिसको डाइआर्की कहा जाता है, तो द्वैध शासन का जो सिद्धांत था किसे निर्दिष्ट करता है? मतलब इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है द्वैध शासन का? तो द्वैध शासन का अर्थ है कि प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। सीधी भाषा में कहें तो प्रांतों से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार और देसी रियासतों के बीच में संबंधों को सुधारना। मैं यहाँ पर ऑप्शन, जो राइट ऑप्शन है, हालांकि मैंने चारों लिखे हैं, राइट ऑप्शन मैंने पहले ही टिक कर रखा है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, और क्योंकि आपको पता है कि ये जो है पहले से ही, हालांकि सारी चीज़ें आपने पढ़ ही रखी हैं, लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, गत वर्षों से लगातार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। बाकी आप पढ़ किताब से रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को लिए 15 मिनट यहाँ पर मैं वेस्ट करता रहूँ, 5 मिनट निकाल दूँ एक ही क्वेश्चन पर मतलब बोलते हुए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आपको, क्योंकि पढ़ तो आप सारी चीज़ें रहे हैं, और ऑनेस्टली मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर से या इस टॉपिक से इस तरीके के प्रश्न पीछे के सालों में पूछे गए हैं, तो उसका एक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है। कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? इससे जुड़ा हुआ एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन अभी हमने पहले पढ़ा था कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा जो है सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब ये सूची सुमेलन से संबंधित है। ठीक है। जैसे पहला है नियंत्रण परिषद। नियंत्रण परिषद आपने पढ़ा होगा, पहले ही चैप्टर में लक्ष्मीकांत के में दे रखा है। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको कहा जाता था, नियंत्रण परिषद। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय दे रखा है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति।
गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो इनको आपको मैचिंग करनी है। तो अगर आप एक कभी कभी एलिमिनेटिंग ऑप्शन से क्वेश्चन को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे आपको कुछ इसमें से याद नहीं हो, तो आपको एक चीज जरूर याद होगी कि सर्वोच्च न्यायालय जो संबंधित है वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 में आया था, 1773 में, उसके द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अगर बी आपने क्रैक कर लिया कि बी का ऑप्शन एक है, तो आप बाकी के ऑप्शन आसानी से लगा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ए का ऑप्शन जो है 2 है। ठीक है, उसमें दे रखा है ना बी में केवल एक ही दे रखा है, यहाँ से आप देखिए बी जो है एक दे रखा है बी के नीचे। तो अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो बाकी के ऑप्शन अपने आप मैच हो जाएंगे। यानी कि जो तीसरा वाला दे रखा है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किसके द्वारा मिली, तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। और नियंत्रण परिषद की जो है बात किसमें की गई है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, इसके बाद में केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अभी इससे जुड़ा हुआ एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपने देखा था, जिसमें बताया गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 ने क्या किया था, प्रांतों से जो द्वैत शासन की प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया था और इसे केंद्र में लागू किया था। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है, केंद्र में द्वैत शासन किस एक्ट के अंतर्गत लागू किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का संविधान लागू कब हुआ था, आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को। अब ये मत कहिएगा कि मैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, बीच में हर तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और कभी कभी छोटे क्वेश्चंस को हम नेगलेक्ट करके भूल जाते हैं, तो वो भी याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का बंटवारा या विभाजन इनमें से किस उल्लिखित योजना पर आधारित है। अभी हमने देखा था, देखिए ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अभी हमने देखा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में क्या किया गया था, द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, कुछ शक्तियां केंद्र को दे दी गई, कुछ शक्तियां किसको दे दी गई, राज्यों को दी गई। मतलब शक्तियों का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। दोहरी शासन व्यवस्था की एक प्रणाली जो है यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसने क्या किया था, पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका सभी चीज पर एकाधिकार था। चीन के साथ में जो चीनी का व्यापार होता था, चाय का व्यापार होता था, उस पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। मतलब उसके अलावा दूसरा कोई आदमी ट्रेड नहीं कर सकता था चाइना से। इसके अलावा पूरे जितने भी अन्य व्यापारिक मामले थे उन पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ, चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ करके बाकी जितने भी अधिकार थे व्यापार से जुड़े हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन पर उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने का मतलब यह है कि अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक, ठीक है, अब ब्रिटेन का कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक जो है उन व्यापारिक मामलों में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता था। यानी वो भी जो है पर्सनली ट्रेड कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। लेकिन ऐसा चाय और चीनी के व्यापार के साथ नहीं था, उस पर केवल कंपनी का ही अधिकार था। 1946 के चुनाव के बाद में मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई, तो मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी 1946 के चुनाव के बाद में बंगाल में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको एक राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर दिया जाना चाहिए, भंग कर दिया जाना चाहिए। तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। इससे पहले कुछ क्वेश्चन आए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें समुदाय के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। वो था मार्ले मिंटो सुधार 1909। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में जो कथन दिए गए इन पर आपको विचार करना है, फिर सही उत्तर देखना है। पहला है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को यानी एकाधिकार को
चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, जो अभी क्वेश्चन आया था। ठीक है। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी ब्रिटेन का जो भी राजा होता था, ब्रिटिश क्राउन जिसको कहा जाता था, उसकी संप्रभुता को और ज्यादा मजबूत कर दिया। और तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो चार्टर एक्ट 1813 में जो ऊपर वाले दो प्रावधान हैं ये उससे संबंधित हैं। तीसरा प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 से रिलेटेड नहीं है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कंट्रोल में आ गया था, तो ये नहीं है। बाकी इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आप पहले देख चुके हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, चाय का व्यापार छोड़ के जितना भी और व्यापारिक मामले थे उन पर उसका एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया था, तो पहला सही है। इसके अलावा कंपनी द्वारा अधिकार में जितने भी भारतीय राज्य क्षेत्र थे उन पर ब्रिटिश क्राउन की जो संप्रभुता थी, उनका अधिकार था, उसको और मजबूत कर दिया था। दोनों चीजें जो हैं 1813 के चार्टर एक्ट से रिलेटेड हैं। अभी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, जैसे देखेंगे भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, इनको आपको मैच करना है। तो जो पहला वाला है ए जो है यानी आप देखेंगे भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये आया था आपका 1878 में, ठीक है। और बी जो है शाही पद अधिनियम, ये आया था आपका 1876 में। इनको देखते चलिएगा। इसके अलावा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो था ये आपका 1861 में आया था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये 1869 में लाया गया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था, पहला अधिवेशन था, उसमें अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन ये जो है एक ऐसा चुनाव नहीं था, सर्वसम्मति से इनको मान लिया गया था अस्थायी रूप में, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित नहीं थे, इस वजह से बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के ये प्रेसिडेंट थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आप जानते हैं ये तीनों नाम आपने सुने होंगे, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। विलियम बोर्ड इसके सदस्य नहीं थे। रेडक्लिफ समिति किसके लिए चुनी गई थी? तो आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत की संविधान सभा में 15 जो है महिला सदस्यां थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तीसरा वाचन कब स्टार्ट हुआ था? 14 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार कर लिया था। भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो 1934 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान के निर्माण के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने। कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? जैसे आप देखेंगे, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहले दो ऑप्शन हैं, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो वयस्क मताधिकार इसमें नहीं दिया गया था, पहला सही है। इसके अलावा वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी सही है। तीसरा चौथा ऑप्शन इसका सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, 1 और 2। बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, पहला कथन है। इसका कारण है कि बेवेल का ये विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो कथन जो है ये सही है, क्योंकि बेवेल ये चाहता था कि भारत की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान हो, लेकिन उसका विचार ये नहीं था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो कारण जो है इसका गलत है, कथन सही है।
भारतीय संविधान सभा को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे, याद रखिएगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना आजाद ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BN राव। भारत में स्वतंत्रता के बाद में पहला मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो कानून मंत्री आप जानते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होने भी नहीं चाहिए। कानून निर्माता यही थे, भीमराव अंबेडकर, तो यही कानून मंत्री बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर कौन थे? तो N गोपालास्वामी। बाकी के जो आपको दे रखे हैं यहाँ पे देखेंगे आप, N गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर नहीं थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी जो है ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे। तो पहला और तीसरा, ठीक है, ये दोनों जो लोग थे, N गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये ड्राफ्ट कमेटी के मेंबरों में से एक थे। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ठीक है, इसमें देखेंगे आप, तो प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे? तो ये क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं इनडायरेक्ट रूप से, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि प्रांतों की संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा उनका निर्वाचन किया गया था। तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो पहला दे रखा है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये पहला सही है। अल्पसंख्यक समुदाय, जैसे आपने देखा होगा, उसमें पहले बहुत सारी समितियों के माध्यम से कार्य किया था। अलग अलग समिति थी, प्रारूप समिति अलग थी, ठीक है, कार्य संचालन समिति अलग थी। तो कई सारी समितियां थी जिनकी मदद से संविधान सभा ने कार्य करना स्टार्ट किया था। अल्पसंख्यक या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जैसे ईसाई हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए, पारसी हो गए, सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये भी सही है। तीसरा है, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो ये गलत है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? कितने टाइम में अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन करके तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इनको लगा था। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, जो हमारा स्टेट एम्बलम है, कब से अंगीकृत किया गया? कब से इसको स्वीकार किया गया? तो जिस दिन से भारत का संविधान लागू हुआ उसी दिन से भारत का जो राजकीय चिन्ह है, ठीक है, अशोक जो स्तंभ है, वो जो है उसी दिन से अंगीकृत या स्वीकार कर लिया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, याद रखेंगे आप, 22 जनवरी 1947 को। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो लेबर पार्टी की सरकार थी उस टाइम पे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो जो अध्यक्षों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, उस बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर 11 दिसंबर 1940 को 2 दिन बाद फिर बैठक होती है। उसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से, याद रखेंगे। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसी के द्वारा भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थीं? गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू संविधान की संघीय समिति के अध्यक्ष थे। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में देश के लिए लिखित संविधान की बात
नहीं की गई थी, मतलब ये उसका एक स्थायी अवयव नहीं है। बाकी के जो 3 चीज़ें हैं, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि होगा, इस चीज़ की बात की गई थी। एक संघ बनाने की योजना पर विचार किया गया था। इसके अलावा विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नामांकित किए जाने के बारे में भी इसमें बताया गया था। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो जन्म हुआ इनका 1891 में, मृत्यु इनकी 1956 में हो गई थी। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 1950 में जन गण मन को, जो हमारा राष्ट्रगान है, इसको स्वीकार किया गया था। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? यानी संविधान की जब पांडुलिपि बनाई गई थी, हस्तलिखित संविधान था, हाथ से लिखा गया था, तो जो उसकी एक पांडुलिपि होती है, वो जब तैयार की गई थी, तो उस कमेटी में कौन कौन थे? ठीक है, तो उसमें मोहम्मद सादुल्ला थे, के अय्यर थे, एम मुंशी थे, जवाहरलाल नेहरू उस कमेटी में सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख की जो पॉपुलेशन थी, उस पर एक रिप्रेजेंटेटिव निर्धारित किया गया था। इसको आप याद रखेंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सबसे पहले भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा सबसे पहले भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। किसके द्वारा? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में जो इल्बर्ट बिल आया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका प्रमुख उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। मतलब जब अदालतों में कोई भी दंड से जुड़ा हुआ कोई प्रावधान किया जाता है, या कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी अपराधी को दंड देना हो, तो वो समान होगा, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो यूरोपीय हो। ये 1883 के इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? किस अधिनियम के द्वारा इस पर जो है इम्पैक्ट पड़ा था, या किस अधिनियम से यह प्रभावित है? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935। अब आपने ये जो 2 चैप्टर थे स्टार्टिंग वाले, एक भारतीय संविधान का निर्माण और एक भारत का संवैधानिक विकास, इन दोनों अध्यायों से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखे। अगर आपने ये दोनों चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, या थोड़ा सा आपने इनको देख लिया है, तो उसके बाद में ये क्वेश्चंस आप लगा लेंगे, तो आपके दोनों चैप्टर्स रिवाइज होके कंप्लीट हो जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन अगर इन चैप्टर्स से पूछा जाएगा, अभी क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ेगा आगे, जैसे जैसे आप आगे पहुंचते चले जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो आपको क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा और अच्छा देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके इनको पढ़ रखा है, हल्की हल्की नज़र डाल के अगर आपने इनको देख लिया है, और उसके बाद में ये क्वेश्चंस आप लगा लेते हैं, तो इन दोनों चैप्टर्स से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी दो छोटे छोटे प्रश्नों को मिलाकर के कंबाइंड क्वेश्चन तैयार कर दिया जाता है। तो इसमें लगभग सारे जो फैक्ट्स हैं, आपके सारे जो पॉइंट्स हैं जो आपके चैप्टर में दे रखे हैं, वो सारे इन क्वेश्चंस के द्वारा मैंने कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अब इससे अगले जो 2 चैप्टर हैं, आप उनको तैयार करके रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरीके से कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उनको पहले से ही आप रेडी करके रखिएगा, और उनके भी एमसीक्यू आपको जल्दी ही मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूँगा। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।